गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और इस एटॉमिक फिजिक्स के आई थिंक 3 या 4 लेक्चर टोटल आएंगे। वैसे आप एटॉमिक फिजिक्स को पहले भी 2 बार स्टडी कर चुके हो। एक क्लास 9th में आप स्टडी करते हो और सेकेंड क्लास 11th में आप स्टडी करके आए हो आपके पास। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली 2 ही मॉडल को डिस्कस करते हैं बेटा। एक तो रदरफोर्ड मॉडल और एक नील्स बोर मॉडल आपके पास। और जो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था उसका हम लोग मैथमेटिकल एनालाइज करते हैं यहाँ पे आपके पास। ध्यान देना, बड़ा आसान है इस चैप्टर को पढ़ना। बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके पास और इजीली लर्न भी हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एटॉमिक फिजिक्स, तो हम एटम के बारे में बात करेंगे। देखो, एटम के बारे में सबसे पहले जिसने डिस्कशन शुरू किया वो थे डाल्टन। और डाल्टन का ये कहना था कि नेचर में सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, बस वो इतना ही बता पाए और उसके बाद वो गुजर गए। फिर उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा कि जो डाल्टन कह रहे हैं ना वो गलत है। नेचर में सबसे छोटा एटम नहीं है, एटम के अंदर भी 2 सब पार्टिकल हैं। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। और ये जो एटम है ना ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह मिलकर बना हुआ है। भाई एटम को देखा तो किसी ने नहीं है, तो जे थॉमसन से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एटम दिखने में कैसा होता है। तो जिस भी कंट्री का ये बंदा था जे थॉमसन, वहाँ पे एक मिठाई चला करती थी, स्वीट्स, पलंग पुडिंग, जो कि हमारे यहाँ के वाटर मेलन की तरह दिखता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटर मेलन में रेडिश पार्ट होता है, ऐसे किसी एटम के अंदर उसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और जैसे वाटर मेलन में ब्लैक सीड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये उनका कहना था। डेट में उनका ये मानना था कि जो एटम होता है वो सॉलिड है एक, और ये उन्होंने गलत बताया। आगे जाके इसको गलत प्रूफ करेंगे रदरफोर्ड। लेकिन उन्होंने एक बात सही भी बताई। वो क्या था कि ये एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। डेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो जो स्टेबल एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। साथ ही इसके 2 ड्रॉबैक थे जे थॉमसन के मॉडल के। पहला ड्रॉबैक ये था कि ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो उनके बाद में दिया गया कि रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था उसका जो रिजल्ट आया उसको जे थॉमसन अपनी थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर पाए। और सेकंड, जो एटम्स होते हैं उनके एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बनते हैं वो लीनियर होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, अब ये समझ लीजिए कि एनर्जी के ग्राफ है ये। जैसे आप कोई भी बुक्स लेने जाते हो, कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हो, तो उसके पीछे एक बार कोड लगा होता है। बार कोड आप सब जानते हो, एक ब्लैक कलर की लाइंस होती है। हम जब भी मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं तो वो उस बार कोड को स्कैन करता है और स्कैन करते उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है कि वो किस कंपनी का चिप्स का पैकेट है, कितने रुपए का है, कितने ग्राम उसके अंदर चिप्स हैं, सारा अमाउंट आ जाता है आपके पास। तो उसके अंदर वो हिडन होती है उसकी डिटेल्स। ऐसे ही किसी भी एटम की जो एनर्जी होता है उसका स्पेक्ट्रम भी लीनियर होता है। उसको हम लोग लीनियर स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो एटम के लीनियर स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्टेन होते हैं, ये क्वेश्चन जब जे थॉमसन से पूछा गया तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जे थॉमसन की मॉडल की कमियां पूछी जाती है। तो पहला ड्रॉबैक ये है कि वो रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा ये है कि वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल क्या कहता है आपको, उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट यहाँ बना रखे। आप इनको याद रखोगे तो इजीली इसके बारे में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। सबसे पहले जो अल्फा है
क्या चीज होता है उसको समझो। तो जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मैं एक बार देख लेता हूं फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हो रहा है। अल्फा क्या होता है बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस। अब सर हीलियम और हीलियम के न्यूक्लियस से क्या मतलब है आपका? अगर मैं हीलियम की बात करूं He24 कुछ ऐसा होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट होगा। अब यहां पर 2 नंबर लिखा है, डेट मीन इसमें 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मास नंबर 4 है। मास नंबर होता है बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर का सम, मास नंबर बोला जाता है। अब 2 प्रोटॉन हो गए, टोटल 4 करने, मतलब कि 2 क्या रहे होंगे बेटा? न्यूट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास हीलियम का एटम। अगर यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल दूं, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, अपना 2 नेगेटिव चार्ज भी ले गए, तो इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज रह गया सर? +2। मतलब अब इसको लिखा जाएगा 2He4 होल ब्रैकेट +2। ये जो मुझे मिलेगा कॉल्ड अल्फा। इसका मतलब कि इसमें केवल हीलियम का न्यूक्लियस बचा, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इसको क्या बोला जाता है बेटा? अल्फा। और आपको इतना नॉलेज तो होगा कि अल्फा इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? कुछ नेचर में ऐसे मटेरियल हैं जो कंटिन्यूसली बिना किसी के कहे अपने अंदर से कुछ एनर्जी या कुछ पार्टिकल को रेडिएट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते रहते हैं, कॉल्ड रेडियो एक्टिव। तो अल्फा भी ऐसे ही बाहर निकलता है आपके पास। जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बिस्मिथ आपके पास, तो ये बिस्मिथ से बाहर आता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो रदरफोर्ड थे, इनको अल्फा पार्टिकल की रिक्वायरमेंट थी। और अल्फा पार्टिकल किससे बाहर आएंगे बेटा? बिस्मिथ से। और उनको अल्फा पार्टिकल का एक बीम चाहिए था। बीम समझते हो ना? एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए थे पार्टिकल। जैसे लेजर लाइट जो होती है ना, वो लाइट की एक बीम होती है, वहां पे लाइट के पार्टिकल को एक लाइन में भेजा जाता है, तब वो लेजर बीम बनती है आपके पास। ऐसे ही इनको अल्फा पार्टिकल भी बीम के टर्म में रिक्वायर्ड थी आपके पास। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, बिस्मिथ को लेके आओ पास में और उसको बोलो कि भैया बीम के टर्म में अल्फा को रेडिएट करे। ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए क्या किया बेटा? एक लेड का बॉक्स बनाया गया। बात को समझना, कहानी को लिंक करना। किसका बॉक्स? लेड। लेड आप जानते हो, पीबी का बक्सा बनाया गया। ये लेड बॉक्स है मेरा, पीबी। एक्चुअली में जो लेड बॉक्स होता है वो अल्फा का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। मतलब जो भी अल्फा लेड के साथ स्ट्राइक करेगा, ये लेड उससे अल्फा को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे रखा गया बिस्मिथ। ये है बिस्मिथ, कितना? 83214। ये बिस्मिथ अपने अंदर से किसको रेडिएट कर रहा है? अल्फा को। अब ये तो चारों तरफ अल्फा बाहर निकालेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। बट मुझे जो अल्फा चाहिए वो बीम के टर्म में चाहिए। इसके लिए क्या किया बेटा? मैंने इस लेड बॉक्स में एक छोटा सा होल रखा। अब ये जो अल्फा है वो इसी होल से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके पास कि एक बल्ब लो और उस बल्ब के ऊपर एक लेयर बना दो गोल, उसमें एक पिन होल कर दो, तो उस बल्ब की जो रोशनी है वो जो उस पिन से बाहर आएगी तो एक लाइन के टर्म में बाहर आएगी। सेम फिनोमेना यहां हो रहा है। अब एक लाइन के टर्म में कौन बाहर निकल रहे हैं बेटा? अल्फा। ये अल्फा बाहर निकल रहे हैं, अल्फा बाहर निकल रहे हैं, डेट मीन मूव कर रहे हैं। अगर ये अल्फा मूव करेगा तो इसके पास क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। इसे बिस्मिथ से जो ये अल्फा बाहर निकलते हैं, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी रखते हैं बेटा? 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो कुछ तो पॉइंट आपको चाहिए। तो पहला पॉइंट, सोर्स क्या लिया? बिस्मिथ।
बिस्मिथ को किस में रखा, एक लेड बॉक्स में, ताकि अल्फा किस टर्म में बाहर आए, एक बीम के टर्म में बाहर निकले। और जब अल्फा बीम के टर्म में बाहर निकलेंगे तो इन अल्फाज की काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये मूव कर रहे हैं, मतलब अल्फा के पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर अल्फा के पास वेलोसिटी है तो इनकी वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2.1 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखो इन अल्फा में से कुछ अल्फा शैतान थे, वो यहां तक तो सीधे चले, उसके बाद अपने पास से डाइवर्ज हो गए। मुझे क्या करना था कि अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो डाइवर्टेड अल्फा थे इनको रिमूव करना था। इन डाइवर्टेड अल्फा को रिमूव करने के लिए लेड्स की प्लेट्स लगाई गई। ये लेड्स की क्या लगाएगी, प्लेट्स। ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट इन डाइवर्टेड अल्फा को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। इसका मतलब आगे जो पहुंचेंगे वो एक बीम के टर्म में अल्फा पहुंचेंगे, एक बीम के टर्म में आपके पास, ठीक है। ये अल्फा की बीम है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस अल्फा की बीम को बॉम्बार्ड कराया, फ्री फॉल करवाया। किसके ऊपर, आपके जो गोल्ड की फॉइल थी उसके ऊपर। गोल्ड क्या है कि एक ऐसा मेटल है जिसको बहुत ज्यादा थिन बनाया जा सकता है, एक वेपर बना सकते हैं। जैसे सिल्वर्स की वेपर होती है, लेयर होती है, हम काजू कतली के ऊपर लगाते हैं, ऐसे ही गोल्ड की भी बनाई जा सकती है। इतनी पतली एक वेपर बनाएगी, गोल्ड फॉइल। ये मेरी गोल्ड फॉइल, गोल्ड फ्लैग नहीं भैया, गोल्ड फॉइल आपके पास। इसको इतना पतला बनाया गया, इतना थिन बनाया गया कि इसकी जो थिकनेस थी वो रखी गई 10⁻⁷ मीटर। ये डेटा भी आपको याद रखना है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद एक अरेंजमेंट और किया गया कि इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक सर्कुलर स्क्रीन रखी गई। क्या रखी गई, सर्कुलर स्क्रीन। और इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड ZnSO का लेप किया गया, लेयरिंग बनाई गई जिंक सल्फाइड की। सर स्क्रीन तो समझ में आ गई, मतलब कोई पर्दा है, लेकिन इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयरिंग क्यों की गई। जैसे कि अभी आजकल दिवाली के ऊपर एक नए फटाके चल रहे हैं, वाइट कलर की एक टिक्की आती है, उसको हम जमीन में पटकते हैं तो वो आपस में कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे चिंगारी बाहर निकलती है, लाइट स्पॉट हमें देखने को मिलता है। सेम फिनोमेना यहां होता है कि ये जो आपके पास अल्फा पार्टिकल हैं, कौन है, अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल जब कोलिजन करेंगे किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ। किसके साथ बेटा, जिंक सल्फाइड के साथ। तो वहां पे लाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। मतलब जहां जहां पे भी हमें हल्की हल्की चिंगारी देखने को मिलेगी, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा होगा कि अल्फा ने इस स्क्रीन को हिट किया, स्ट्राइक किया है वहां पे आपके पास। तो अल्फा इसको क्या करता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब देखो जहां पर ये अल्फा पार्टिकल ग्रुप में स्ट्राइक करेंगे वहां पे अच्छी खासी चिंगारी देखने को मिलेगी, लाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, तो वो हम डायरेक्ट आई से देख सकते हैं। लेकिन मान लो कि कोई अल्फा ऐसे गया और यहां पे सिंगल अल्फा ने स्ट्राइक किया, इसका लाइट स्पॉट इतना छोटा होगा कि मैं इसको देख नहीं सकता। इसको देखने के लिए इस स्क्रीन के पीछे एक मूवेबल माइक्रोस्कोप लगाया गया, जिसको आप यहां से यहां ऐसे मूव कर सकते हो, ताकि आपको ये जो छोटे छोटे जो आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहे थे, ऐसे स्पॉट्स भी देखने को मिले। तो ये मैंने आपको इसका पूरा सेटअप समझाया, पूरी वर्किंग बता चुका हूँ। क्या क्या याद रखना है, दोबारा सुनो। बिस्मिथ लिया 83214, ये अल्फा का इमिटर है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अल्फा इमिट करता है। मुझे अल्फा एक बीम के अंदर चाहिए थे, इसलिए मैंने इस बिस्मिथ को लेड बॉक्स में रखा। अब अल्फा बीम के टर्म में बाहर निकल रहे हैं, तो
बाहर निकल रहे हैं तो मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इनकी वेलोसिटी होगी 2.1 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फिर ये आगे जाके स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर। बहुत पतली फॉइल थी, उस फॉइल की थिकनेस कितनी याद रखनी, 10⁻⁷ मीटर। फिर कितने अल्फा क्रॉस किए, इस बात की प्रेजेंस को पता करने के लिए इसके पीछे एक सर्कुलर स्क्रीन रखी गई। ये जो सर्कुलर स्क्रीन थी इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयरिंग बनाई गई, क्योंकि जब अल्फा जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करता है तो वहां पे लाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे क्या रखा गया है, मूवेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये पूरा इनका सेटअप। इस सेटअप को देखकर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। भाई हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वहां पे कुछ रिजल्ट दिखाई पड़ता है, हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशन थे। उन्होंने क्या देखा कि यहां से जितने भी अल्फा मैंने भेजे मैक्सिमम अल्फा स्ट्रेट चले गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, क्योंकि जब आपको ऑब्जर्वेशन याद होगा तो उसी के बेसिस पे आप कंक्लूजन दे पाओगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा इस गोल्ड फॉइल में से कैसे मूव कर गए, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल कंक्लूजन दिया कि अगर मैं 8000 अल्फा पार्टिकल यहां पे भेजता हूं गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो 8000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है या उसके आसपास डिफ्लेक्ट करता है। तो 8000 में से 1 पार्टिकल 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि अगर मैं यहां पे से 20,000 अल्फा पार्टिकल इमिट करूं और वो गोल्ड फॉइल पे जाए, तो उस 20,000 में से किसी एक एटम की प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है या एक अल्फा की प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि वो जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे दोबारा रिटर्न हो जाता है। मतलब कि 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। भाई पहले इधर जा रहा था, अब इधर चला गया, तो कितनी शिफ्टिंग हो गई है, 180 डिग्री। तो लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री के ऊपर रिटर्न होता है। ये इनके क्या थे, ऑब्जर्वेशन। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या दिए, 4 कंक्लूजन दिए। वो कंक्लूजन क्या थे वो समझते हैं। आई थिंक सेटअप समझ में आ गया होगा। ये ड्राइंग आप बनानी है आपको। जैसे ही ये बोर्ड वाला लेक्चर मैं खत्म करूंगा उसके बाद नोट्स में इसको किस तरह से लिखा गया है उसको मैं एक बार रीड आउट करके और डिफाइन कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको लिखना है। ध्यान दें यहाँ पे आप सब लोग कि ऑब्जर्वेशन क्या थे। ऑब्जर्वेशन को चलो मैं डिफाइन करता हूं। हुआ क्या होगा कि उनका ऐसा मानना था मैक्सिमम अल्फा सीधे चले गए, और ऐसा तभी हो सकता है जब रास्ता खाली हो। इसका मतलब कि गोल्ड के एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी था, बिल्कुल ब्लैंक था, इसलिए मैक्सिमम अल्फा क्या चले गए, सीधे। तो उन्होंने भी यही सोचा। एक बार जो एटम की स्ट्रक्चर हमें आज पता है उसको बना के देखते हैं। आज हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। मान लीजिए ये अल्फा आ रहे थे, ये अल्फा। आपको पता है अल्फा कौन होता है, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4+2 पॉजिटिव चार्ज है। एक अल्फा ऐसा है। आपको यह भी पता है कि उस एटम का जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है वो उसके न्यूक्लियस में रहता है। जितना भी पॉजिटिव है वो सारा कहाँ है, न्यूक्लियस में। दूसरा अल्फा यहां से गुजरा, तीसरा अल्फा यहां से गुजरा। अब जो चौथा अल्फा यहां से पास करेगा, आपको पता है कि अल्फा पे कितना चार्ज है, +2, और न्यूक्लियस पे भी चार्ज होता है पॉजिटिव। कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और रिपल्शन की वजह से इसका पाथ क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्ट। तो ये वाला अल्फा अपने पाथ से डाइवर्ट होगा। सेम कुछ अल्फा नीचे से पास कर रहे होंगे, ये
डाइवर्ट हो गया। बट जो अल्फा इसके सेंटर पे स्ट्राइक किया होगा, बिल्कुल बीच के अंदर, बिल्कुल बीच में स्ट्राइक किया होगा, वो वापिस अपने पाथ पे क्या हो गया, रिटर्न। यही तो ऑब्जर्वेशन था। देखो मैंने यहाँ पे आपके पास लगभग कितनी रे बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से ऊपर 3 और नीचे 3, 6 ऐसे अल्फा हैं जो स्ट्रेट चले गए। मतलब कि मैक्सिमम अल्फा कैसे चले गए, स्ट्रेट। कुछ ऐसे थे लगभग 8000 में से जो 90 के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, और कोई एक अल्फा ऐसा रहा होगा जो कितने एंगल पे रिटर्न हुआ होगा, 180 डिग्री के ऊपर वापस आ गया होगा। ये 180 वाला पार्टिकल आपके पास। मेरा ये जो डायग्राम है ये मेरे तीनों ऑब्जर्वेशन को फुलफिल करता है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं क्या दूंगा, कंक्लूजन। मेरे मैक्सिमम अल्फा कैसे चले गए, स्ट्रेट, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये स्पेस खाली हो। इसका मतलब जो जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम क्या होते हैं, सॉलिड बॉडी होती है। अगर एटम एक सॉलिड बॉडी होती तो कोई भी अल्फा इसके अंदर से पास नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर, क्रॉस करने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती, तो कोई भी अल्फा क्रॉस नहीं करना चाहिए था। बट मेरे मैक्सिमम अल्फा क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कि एटम सॉलिड बॉडी नहीं है, एटम कैसी बॉडी है, होलो बॉडी है। कैसी है, होलो। और अगर मैं इस एटम के रेडियस की बात करूं तो ये बताया गया 10 की पावर -10 मीटर। पहला रिजल्ट क्या दिया, पहला कंक्लूजन क्या दिया कि एटम एक होलो स्ट्रक्चर है जिसका रेडियस कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। दूसरा क्या बोला कि इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ नहीं है, वो एक बहुत छोटे से स्पेयर के अंदर कंसंट्रेटेड सिमटा हुआ है, इकट्ठा हो रखा है। और इस छोटे से स्पेयर को क्या बोला गया बेटा, न्यूक्लियस। क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो बताया गया 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज के इकट्ठे रहने की वजह से ही ये जो अल्फा है ये अपने पास से क्या होता है बेटा, स्क्रेट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों, एक बात समझना बेटा यहाँ पे। अगर मान लो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस में नहीं होता, बिखरा हुआ होता, ये रहा एक पॉजिटिव, और इधर से अल्फा आता, उसके पास कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव वाला एक पॉजिटिव को स्ट्राइक करेगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव को साथ लेके बाहर चला जाएगा। बट मान लो ये 2 पॉजिटिव वाला अल्फा न्यूक्लियस किसका था, गोल्ड का, जिसके पास 79 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके साथ अगर स्ट्राइक करेगा तो ये इसको हिला नहीं सकता, क्योंकि ये हेवी बॉडी हो गई है और ये बहुत लाइट है, तो इसको अपना पाथ डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये बात कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक गुब्बारा है और एक फुटबॉल है। गुब्बारा हल्का है, फुटबॉल हेवी है। आप फुटबॉल को थ्रो कर रहे हो गुब्बारे के ऊपर, तो होगा क्या कि वो फुटबॉल जो है वो गुब्बारे को साथ लेके आगे चली जाएगी। ये फिनोमिना अगर ये पॉजिटिव दिख रहा होता। बट अब क्या हो रहा है, आपके पास बहुत सारे ऐसे मान चलो कंचे देखें, कंचे छोटे छोटे कांच के गोले आते हैं, उन गोलों का छोटे छोटे कांच का एक स्पेयर बनाओ। अब वो बहुत ज्यादा हेवी हो गया, उसके रेक्सट में अगर आप किसी बहुत हेवी मतलब 10-15 किलो का मान लो इतना हो गया, अब आप 1 किलो की फुटबॉल हिट करोगे तो फुटबॉल उसको हिला नहीं सकती, वो उससे बाउंस होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ऐसा है। तो अगर ये अल्फा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे पॉजिटिव बिखरे हुए नहीं हो, एक जगह पे इकट्ठे हो। और जब ये एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियस। ये इनका दूसरा कंक्लूजन था। फिर इनसे पूछा गया कि चलो आपने
प्रोटॉन की तो बात कर ली, पॉजिटिव चार्ज की तो बात कर ली, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके अबाउट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। कौन से पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो अट्रैक्शन फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही होगा। जब कोई फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है तो वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ। ये इनका थर्ड कंक्लूजन। उनसे पूछा गया कि अगर ये एटम स्टेबल होगा तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब कि ये जो एटम हो गए वो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे बेटा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल। ये इनके चार क्या थे? कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या? एटम कैसा स्ट्रक्चर है? होलो, जिसका रेडियस 10⁻⁻10। इसका कंप्लीट पॉजिटिव मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है, जिसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। ये चार इसके क्या थे? कंक्लूजन। साथ ही साथ इसके दो ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर। तो ड्रॉबैक क्या थे उसको समझे। देखो, पहला ड्रॉबैक क्या है? आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने 3 बातें बताई थी। पहली बात ये बताई होगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो वो अपने अराउंड क्या डेवलप करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात मैंने ये बताई होगी कि जब इलेक्ट्रॉन एक इक्वल वेलोसिटी या सेम वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड। कब? यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव करता है तब। और अगर जब रेस्ट पे होता है तो क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब वो एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ये हम लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। आपके पास आप मान के चलो एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और मोबाइल कम्युनिकेशन में या किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही यूज में ली जाती है। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये मेरे ड्रॉबैक से जुड़ी हुई है। देखो, रदरफोर्ड का ये मानना था कि ये न्यूक्लियस होता है जिसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसके पास क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स। और आपको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कभी खुद से डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप करने वाला हमेशा कोई दूसरा फोर्स होता है। तो इस सेंट्रिपिटल फोर्स को यहां डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो ये अपने अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएट करता है। किसका रेडिएशन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मान लीजिए मुझे कंटिन्यूसली बोलना है तो मैं अपने अंदर से साउंड वेव इमिट कर रहा हूं। अगर मैं कंटिन्यूसली कुछ इमिट कर रहा हूं तो धीरे धीरे मेरा एनर्जी क्या होगा? लो। सेम काम इसके ऊपर होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, और ड्यू टू एक्सेलरेशन ये किसको इमिशन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करता है।
वर्ड पे ध्यान देना, कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट कर रहा है आपके पास, क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, कम। और एनर्जी कम होने की वजह से ये बंदा इस ऑर्बिट पे अब रिवॉल्व नहीं कर सकता, इसको अपना पाथ क्या करना पड़ेगा, छोटा। मतलब अब ये अपने छोटे ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने लगेगा। वापिस से जब रिवॉल्व करेगा तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालेगा, फिर से एनर्जी कम होगी, फिर और छोटे ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, और ऐसे छोटे ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में फ्री फॉल कर जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में फ्री फॉल करेगा, एटम की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय, एटम खत्म, टाटा बाय बाय। अगर एटम खत्म हो गया मतलब कि एटम ही नहीं रहा, ऐसा तो होता नहीं है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया आपके पास। ठीक है, उसका कारण भी बताया इन्होंने। दूसरा, ये कैसे एनर्जी बाहर निकालता है, कंटिन्यूसली, ऐसे नहीं रुक रुक के एनर्जी बाहर निकालता है, जैसे जैसे रिवॉल्व करता जाता है एनर्जी बाहर निकालता जाता है। जब ये कंटिन्यूअस एनर्जी बाहर निकालता है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। कि एटम के अगर स्पेक्ट्रम बनाए जाए, एनर्जी के स्पेक्ट्रम बनाए जाए, तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूअस। बट जब एटम के स्पेक्ट्रम रियलिटी में देखे गए तो वो लीनियर स्पेक्ट्रम शो करता है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आने चाहिए, जबकि लीनियर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तो रदरफोर्ड की कितने ड्रॉबैक थे, दो। एक तो किसको नहीं डिफाइन कर पाए, स्टेबिलिटी को। दूसरा, लीनियर स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाए। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन और है जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, ध्यान दो बेटा। जैसे कि हमने कहा था कि ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और ये है ऑर्बिट जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और यहां से हम किसकी बॉम्बार्डिंग कर रहे थे, अल्फा की, ये अल्फा। तो एक अल्फा ऐसा था जो इसके सेंटर पे स्ट्राइक करता है। कहां स्ट्राइक करता है बेटा, सेंटर पे। अब ये अल्फा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस पे भी कैसा है, पॉजिटिव। जैसे जैसे ये अल्फा इस न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से इस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी ना भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। आपको पता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कहाँ कन्वर्ट होने लगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो वो यहां तक पहुंच पाया, इसके बाद और आगे नहीं जा पाया ड्यू टू द रिपल्शन। अगर और आगे नहीं जा पाया तो यहां से ये रिटर्न हो जाएगा ऐसे रिपल्शन की वजह से वापस। तो ये इसके मैक्सिमम इतना ही पास आ पाया, ये मैक्सिमम पास आ पाया। डेट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, आर नोट से। मुझे इस आर नोट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। इस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी में के मान रहा हूं। अपने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ाई था, एक चार्ज Q1 हो, दूसरा चार्ज Q2 हो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, R। तो दोनों चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, कि Q1 Q2 अपॉन में R।
जैसे कि ये न्यूक्लियस है, अगर मैं कहूं आपके पास हाइड्रोजन 1H1 में कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज जो होगा वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा। मैं बात करूं हीलियम 2He4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, तो यहाँ जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, मतलब 2E होगा। और इससे E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10⁻⁻19। अगर मैं बात करूं लिथियम 36, तो इसका जो चार्ज होगा वो 3E के बराबर होगा। ऐसे यहां मैं कोई एटम कंसिडर कर रहा हूं X सिंबल है, Z उसका एटॉमिक नंबर है और A उसका मास नंबर है। तो बताओ इसके पास टोटल कितने प्रोटॉन, Z, तो कितना चार्ज है इसके पास ZE, ये मेरा चार्ज 2 ZE। यहां कौन है बैठा भैया, अल्फा के पास कितना है +2, मतलब ये मेरा फर्स्ट चार्ज है जिसके पास कितना है 2E, भाई इसका नंबर फिक्स है, इसके पास +2 का चार्ज है। तो देखो दो चार्ज हो गया, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है R0। और मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी को भैया के मान लो, ज्यादा अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2/R, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 फर्स्ट चार्ज 2E, सेकेंड चार्ज ZE, और इनके बीच का डिस्टेंस R0। मुझे R0 चाहिए, R0 इक्वल टू कितना हो जाएगा K2ZE × E स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को नीचे ले आओ, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है जिसपे बेस्ट आपका एक एग्जांपल सॉल्व हो रहा है, ठीक। तो ये सारी बातें किसकी बेटा, रदरफोर्ड की। अब इसके बाद मैं एक स्क्रीन प्ले का वीडियो चलाऊंगा जिसके अंदर नोट्स में ये सारी चीजें कैसे लिखी हुई है उनको मैं फिर से डिफाइन करूंगा। वीडियो पसंद आए बेटा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। देखो बेटा, हमने एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ा था। सबसे पहले डाल्टन के बारे में बात की थी कि डाल्टन ने कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। फिर जे थॉमसन आए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी दो हैं आपके पास, एक तो पॉजिटिव चार्ज बोला गया था। डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। इसके लिए ने एक बीम काम में ली थी किसकी, अल्फा की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और जिसको इमिट किया जा रहा था बिस्मिथ 3214 से, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे, और ये सोर्स था किसका, अल्फा का। और इसमें एक थिन गोल्ड की फॉइल यूज में ले रहे थे जिसकी थिकनेस कितनी थी 10⁻⁻⁷। पार्टिकल जो बाहर आ रहे थे इनकी वेलोसिटी यहाँ मीटर/सेकंड आपके पास लिखना। बीम अल्फा नैरो बीम से बाहर निकालने के लिए किसको काम में ले रहे थे, लेड बॉक्स और लेड बीम को अलाउ किया गया था फॉल करने के लिए किस पे, गोल्ड फॉइल के ऊपर, जिसकी थिकनेस 10⁻⁻7 मीटर है। और जो अल्फ़ा पार्टिकल है आपके पास ऑब्जर्व थ्रो रोटेबल डिटेक्टर, एक रोटेबल डिटेक्टर लगाया गया था जिस पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, और क्या लगाया गया था बेटा, माइक्रोस्कोप। तो ऐसा कुछ हमारा अरेंजमेंट था जब मैंने बोर्ड पे समझाया था। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मैनी अल्फ़ा पार्टिकल थ्रू फॉइल विदाउट एनी स्कैटरिंग। इसका मतलब मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए फॉइल से, और ओनली वन पार्टिकल स्केट 90 डिग्री
and above in 800 particles, 8000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल पे स्केट हुआ, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पे रिटर्न बैक, इसका मतलब कितने डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया था। अगर आप डिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो साइन की पावर 4 θ/2 के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ डीके करवाएगा। अब पैरामीटर राजस्थान बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर तो है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन है, यहीं समझ ले। डिफाइन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर टू द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल स्केट कर रहा है और ये इसकी सेंटर की लाइन है। जब ये इस पे स्केट करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, डेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला है जो कोट θ/2 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी सी बात इसमें याद रखने की थी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या थी, व्हेन अल्फा पार्टिकल मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, और ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा था। इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2/R। के अल्फा पे चार्ज 2E, न्यूक्लियस पे चार्ज ZE, और इनके बीच का डिस्टेंस R0। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 2kZe²/R0। यहाँ से मुझे R0 चाहिए, तो ये हो जाएगा 2² में क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ये नीचे काइनेटिक एनर्जी प्रिंट नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या निकले इसके, पहला, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम वाज सीन टू बी होलो। मैक्सिमम एटम का पार्ट कैसा था, होलो, और उसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा, द कंप्लीट पॉजिटिव मास वाज कंसर्टेड एट सेंटर इन ए रेडियस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जितना भी पॉजिटिव मास था वो उसके सेंटर पे ही था और उसको न्यूक्लियस बोला गया। तीसरा ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर पाथ, और सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना इसके पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए ये कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बात करते हैं ड्रॉबैक। तो सबसे पहले वो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। न्यूक्लियस है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो इसके पास क्या रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहा होगा। और जब भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाहर निकालेगा तो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करेगा। तो क्या रिलीज कर रहा है ये, एनर्जी। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, और उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट आल्सो डिक्रीज, इसलिए उसका ऑर्बिट का रेडियस धीरे धीरे कम होने लगेगा आपके पास। ठीक है। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अलोंग स्पायरल पाथ। तो अब रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होने की वजह से जो एटम है के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो स्पायरल पाथ को फॉलो करने लगेगा, और एंड फॉल इन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन किस में फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस में। सो एटम इज अनस्टेबल, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। जो सेकंड ड्रॉबैक था वो ये था कि लीनियर स्पेक्ट्रम।
द लाइट इमिटेड एटम शुड बी गिवन स्पेक्ट्रम इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस। भाई एनर्जी जब कंटिन्यूसली बाहर निकाल रहा है तो स्पेक्ट्रम भी कैसा बनना चाहिए, कंटिन्यूस। बट एटम हैव लीनियर स्पेक्ट्रम, लेकिन एटम के पास कैसे स्पेक्ट्रम होते हैं, लीनियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन लीनियर स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड मॉडल लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। इसके साथ साथ ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी कभी ज़्यादा कभी कम, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए आपके पास। और जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती है वो स्प्लिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आगे जाके इस बात को नील्स बोर या ड्रोगबर्ग भी बनेगा ये, कि स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट होती है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वाई? इस बात का आंसर रदरफोर्ड भी नहीं दे पाए आपके पास। तो ये रदरफोर्ड के कुछ क्या थे बेटा, ड्रॉबैक। तो नोट्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।